पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि लड़ाई खत्म हो चुकी थी। 7 एलिमेंटल गॉड्स सभी घायल हो चुके थे और उनकी दैवी शक्ति इतनी ज्यादा खत्म हो गई थी कि उनके पास दोबारा लड़ने की जरा भी ताकत नहीं बची थी, जबकि 7 ओरिजिनल सिन गॉड्स पूरी तरह सुरक्षित थे। अब इस लड़ाई को आगे जारी रखने का कोई भी मतलब नहीं रह गया था। उनके पास जीतने का कोई भी मौका नहीं बचा था। अब आगे देखेंगे। बटरफ्लाई गॉड ने दांत भींच लिए और गॉड ऑफ इमोशंस का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसका शरीर हल्का सा कांप रहा था। वह मानने को तैयार नहीं थी, सच में बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। गॉड ऑफ ग्रीड ने आह भरी और कहा, हम असल में जानते हैं कि तुम क्या सोच रही हो। बस हमारे विचार अलग हैं और हम केवल उसी का साथ दे सकते हैं जिसे हम सही मानते हैं। हम सभी मानते हैं कि लॉर्ड का फैसला सही है और जो कुछ भी हम कर रहे हैं वह गॉड रेल्म के विकास के लिए है। भले ही इसमें हमारे अपने कारण भी हों, लेकिन वह सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन कृपया दखल मत दो। बस एक तरफ खड़े होकर हमें गॉड रेल्म के विस्तार का यह महान काम पूरा करते हुए देखो। आसमान से बैंगनी काली रोशनी और पन्ना हरी रोशनी उतरी और दो किरणों में बदलकर दोनों पक्षों के देवताओं के सामने आ गिरी। गॉडेस ऑफ लाइफ ने अपनी बाहें फैला दी, जैसे वह शून्य को गले लगाने वाली हो। पन्ना हरी रोशनी धीरे धीरे फैलने लगी और रोंग नियनबिंग तथा 7 एलिमेंटल गॉड्स के शरीरों में समा गई। रोंग नियनबिंग के सफेद हो चुके बाल तेजी से सामान्य हो गए और वह फिर से युवा दिखने लगा। 7 एलिमेंटल गॉड्स की रंगत भी इस प्रचंड जीवन शक्ति के मिलने से काफी बेहतर हो गई। सुप्रीम गॉड होने के नाते गॉड ऑफ लाइफ के पास सभी स्रोतों को ठीक करने की क्षमता थी। उसके सामने कोई भी चोट समस्या नहीं थी, लेकिन सभी फर्स्ट लेवल गॉड की जो डिवाइन पावर खर्च हो चुकी थी उसे वह वापस नहीं कर सकती थी। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने 7 ओरिजिनल सिन गॉड की ओर सिर हिलाया। गंभीर चेहरे वाले ओरिजिनल सिन गॉड्स को देखते हुए उसने भी अपना कठोर रवैया थोड़ा कम किया और हल्का सा झुककर अभिवादन किया। 7 ओरिजिनल सिन गॉड्स ने जल्दी से झुककर सम्मान लौटाया। जब उन्होंने फिर सिर उठाया तो उनके चेहरे पर वही पुराना भाव लौट चुका था। ओरिजिनल सिन को नियंत्रित करने के लिए ओरिजिनल सिन की शक्ति जरूरी होती है और ओरिजिनल सिन गॉड आखिर ओरिजिनल सिन गॉड ही रहता है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने हाथ पीठ के पीछे बांधे गॉडेस ऑफ लाइफ और गॉड ऑफ इमोशंस की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, इन्हें यहां से ले जाओ। यह लड़ाई अब बेकार है। तुम्हें बस एक नए युग के आने का इंतजार करना है। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे यह भी भरोसा है कि गॉड रेल्म का विस्तार पूरा होने के बाद तुम सब एक नई दुनिया देखोगे और अपनी गलतियों को समझोगे। मेरे पिता को छोड़ दो। बटरफ्लाई गॉड अचानक चिल्लाई और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ओर दौड़ पड़ी। गॉड ऑफ इमोशंस घबरा गया और तुरंत उसके पीछे गया, उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। बटरफ्लाई गॉड ने आंसू भरी आंखों से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ओर देखा। उसकी खूबसूरत आंखें दर्द और बेबसी से भरी थीं। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने और कुछ नहीं कहा। गॉडेस ऑफ लाइफ ने हल्की सी सांस ली, बटरफ्लाई गॉड के पास आई और धीरे से हाथ फेरा। टैंग वुतोंग का कोमल शरीर ढीला पड़ गया और वह गॉड ऑफ इमोशंस की बाहों में सो गई। गॉडेस ऑफ लाइफ ने शांत स्वर में कहा, अब बात यहां तक आ चुकी है। हमने जो कर सकते थे कर लिया। चलो यहां से चलते हैं। एक देवता का जीवन अनंत होता है और कोई भी देवता आसानी से मरना नहीं चाहता। लड़ाई जारी रखने का कोई मतलब नहीं था। फर्स्ट लेवल गॉड की जो डिवाइन पावर खर्च हो जाती है वह थोड़े समय में वापस नहीं आती। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की लाल आंखों में विजेता का घमंड साफ दिखाई दे रहा था। उसने गॉडेस ऑफ लाइफ से कुछ नहीं कहा। उसके हिसाब से अब और बोलना बेकार था। वह तथ्यों से साबित करना चाहता था कि वही सही है। केवल इसी तरह वह सच में जीत सकता था और उसे अपने पास वापस ला सकता था। 7 एलिमेंटल गॉड्स के चेहरे थोड़े मुरझा गए, लेकिन सभी ने चुपचाप सिर हिला दिया। उन्होंने पूरी कोशिश की थी। रोंग नियनबिंग ने भी गहरी सांस छोड़ी। असल में वह गॉड रेल्म में सिर्फ सी गॉड की एक बार मदद करने के लिए रुका था, ताकि उसका एहसान चुका सके। लेकिन इस बार लगता है कि सफलता नहीं मिली। फिर भी उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। अभी जो वार उसने किया था उसमें वह अपने मूल स्रोत को नुकसान पहुंचाने का जोखिम उठा रहा था। उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब जब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने दया दिखा दी थी तो अगर आगे बढ़े तो वह सीधा आत्महत्या जैसा होता। गॉड ऑफ इमोशंस की नजर रोंग नियनबिंग पर गई। उसकी आंखों में क्या नाराजगी थी? नहीं, उसमें तो साफ हार मान लेने का भाव था। रोंग नियनबिंग ने सिर हिलाकर मना किया और उसकी आवाज गॉड ऑफ इमोशंस की आत्मा में गूंज उठी। चलो
यूं हाओ, अगर हरी पहाड़ियां बची रहेंगी तो लकड़ी की चिंता नहीं रहेगी। तुम्हारे ससुर के पास जरूर कोई और योजना होगी, बस हमें पता नहीं है। मुझे यकीन नहीं होता कि टंग सन जैसा चालाक और अनुभवी आदमी बिना किसी बैकअप के बैठेगा। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इतना आसान नहीं है। हमने जो कर सकते थे कर लिया, अब बस उसकी चालाकी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। दाई यूहाओ, गॉड ऑफ इमोशंस, ने होंठ कसकर भींच लिए, लेकिन उसके चेहरे पर दृढ़ता आ गई। अचानक वह पलटा, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ओर देखा और एक एक शब्द साफ तौर पर बोला, मैं तुम्हें चुनौती देना चाहता हूं। ये सिर्फ 6 शब्द थे, लेकिन ऐसा लगा जैसे 6 गड़गड़ाहटें एक साथ गिरी हों। हर शब्द ने वहां मौजूद सभी देवताओं के दिल हिला दिए। यूहाओ, रोंग नियनबिंग ने घबराकर पुकारा। लेकिन जब उसने गॉड ऑफ इमोशंस के मुंह से ये 6 शब्द सुन लिए, तो वह समझ गया कि अब उसे रोका नहीं जा सकता। एक फर्स्ट लेवल गॉड का सुप्रीम गॉड को चुनौती देना सिर्फ साहस की बात नहीं थी। शायद यह कुछ हद तक जल्दबाजी थी, लेकिन इस दृढ़ निश्चय को देखकर वहां मौजूद सभी देवताओं की आंखों में उसके लिए एक सी प्रशंसा झलक उठी। जिसे वह चुनौती दे रहा था, वह कोई और नहीं बल्कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था। भले ही गॉड ऑफ इमोशंस फर्स्ट लेवल गॉड्स में सबसे ऊंचे स्तर की मौजूदगी हो, लेकिन जिसे वह चुनौती दे रहा था वह गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था, जो सुप्रीम गॉड्स में शायद सबसे शक्तिशाली है। उसके जीतने की कोई संभावना ही नहीं थी। यह जानते हुए भी उसने चुनौती दी। इसका मतलब साफ था कि उसने जीवन और मृत्यु की परवाह छोड़ दी थी। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की आंखें सख्त हो गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस समय गॉड ऑफ इमोशंस ऐसा कदम उठाने की हिम्मत करेगा। उसने कहा, युवा, क्या तुम अभी भी अपनी जिद में फंसे हुए हो? तुम्हारी प्रतिभा बहुत अच्छी है। भविष्य में आगे बढ़ने की संभावना भी है। तुम्हें पता होना चाहिए, अगर तुमने मुझे फिर उकसाया तो मैं दया नहीं दिखाऊंगा। गॉड ऑफ इमोशंस ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे नहीं पता जिद किसे कहते हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मौत तक अडिग रहना क्या होता है। सी गॉड मेरे ससुर हैं और वूटोंग मेरी पत्नी है। उनके लिए अगर यह जान भी देनी पड़े तो क्या फर्क पड़ता है? और जरूरी नहीं कि आप मुझे हरा ही दें। अगर मैं जीत गया तो मेरे ससुर को आजाद कर दीजिए और सील हटा दीजिए, और अगर मैं हार गया तो यह जान आपको मिल ही जाएगी। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जोर से हंसा और बोला, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम वाकई वही इंसान हो जिसे वूटोंग पसंद करती है। सच में तुम वही डिसाइपल हो जिसे सी गॉड और गॉड ऑफ इमोशन दोनों महत्व देते हैं। सिर्फ यह साहस ही उनके सम्मान के काबिल है। अगर मैं जीतकर भी सहमत न हूं तो लगेगा कि मैं डर गया। ठीक है, मैं तुम्हारा यह वादा पूरा करूंगा, अंटिल डेथ। इतने सारे देवताओं के सामने एक सुप्रीम गॉड होने के नाते गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए गॉड ऑफ इमोशंस की चुनौती को ठुकराना मुमकिन नहीं था। अगर वह मना करता तो उसकी प्रतिष्ठा को भारी नुकसान पहुंचता। यूहाओ, गॉडेस ऑफ लाइफ, आगे बढ़कर गॉड ऑफ इमोशंस के सामने आई। वह पलटी और तीखी नजर से उसे देखते हुए बोली, बेकार की कुर्बानी मत दो। गॉड ऑफ इमोशंस ने चुपचाप सिर हिलाया। आंट लू, आपने हमारी बहुत मदद की है। अब अगला कदम यूहाओ को उठाने दीजिए। कृपया मेरी ओर से वूटों का ख्याल रखना। अगर अगर मैं हार गया तो उससे कह देना कि मैं मदद लाने गया था और फिर लौटकर नहीं आया, ठीक है? गॉडेस ऑफ लाइफ का शरीर हल्का सा कांप गया। इस पल वह उसे रोक नहीं सकती थी। चाहे गॉड ऑफ इमोशंस कितना भी युवा क्यों ना हो, वह फिर भी गॉड रेल्म का एक फर्स्ट लेवल गॉड था। कई बार फर्स्ट लेवल गॉड की गरिमा जीवन से भी ज्यादा अहम होती है। गॉडेस ऑफ लाइफ ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, क्या सच में ऐसा ही होना जरूरी है? गॉड ऑफ इमोशंस ने हल्के से सिर हिलाया और बोला, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। बाकी देवता जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। मैं भी वूटोंग से बिछड़ना नहीं चाहता, लेकिन इस कासल में मेरे ससुर, मेरे माता पिता और मेरा परिवार है। मुझे उनके लिए लड़ना ही होगा। गॉडेस ऑफ लाइफ ने बटरफ्लाई गॉड यानी टेंग वुतोंग को संभाल लिया। उसकी आंखों में हरी रोशनी चमकी और अचानक गॉड ऑफ इमोशंस की आंखों में 2 किरणें समा गईं। गॉड ऑफ इमोशंस का शरीर कांप उठा। उसके चारों ओर हरी रोशनी की एक परत उभरी, जो पल भर में गायब हो गई, लेकिन उसकी आभा थोड़ी बदल चुकी थी। जाओ, अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करो, गॉडेस ऑफ लाइफ ने हौसला बढ़ाते हुए कहा। न तो रोंग नियनबिंग गया और न ही 7 एलिमेंटल गॉड्स। उनके चेहरों पर सम्मान क्यों ना होता? गॉड रेल्म में अपनी जान दांव पर लगाकर लड़ने का साहस सच में प्रशंसा के काबिल है, भले ही यह साहस इस समय थोड़ा मूर्खतापूर्ण लगे। गॉड ऑफ इमोशंस धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था,
उसकी पूरी उपस्थिति में सूक्ष्म बदलाव आ रहा था। खुशी, गुस्सा, दुख, प्यार और नफरत, सातों भावनाएं चुपचाप बदल रही थीं। उसके चेहरे पर धीरे धीरे उदासी उभर आई, लेकिन इसी उदासी के साथ उसके चारों ओर धुंध की एक पतली परत फैल गई। यह धुंध घनी नहीं थी और न ही उसने आसमान में कोई बदलाव किया। मगर जैसे ही वह धुंध प्रकट हुई, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की लाल आंखों में भी हल्का सा बदलाव आ गया। सात रंगों में चमकती यह धुंध असल में धुंध नहीं थी, बल्कि एक तरह की आग थी जो केवल देवताओं से जुड़ी होती है, गॉड फ्लेम। हर देवता के पास गॉड फ्लेम होती है, लेकिन बहुत कम लोग इसे सच में बाहर निकालने की हिम्मत करते हैं। क्योंकि गॉड फ्लेम देवता की लाइफ फायर भी होती है। यह जीवन की असली आग है, बेहद डरावनी जीवन अग्नि। जैसे ही गॉड फ्लेम जलने लगती है, इसका मतलब होता है कि वह देवता अपनी जान त्यागने को तैयार है। गॉड फ्लेम का जलना यह भी दर्शाता है कि उस देवता का सबसे चमकदार पल शुरू होने वाला है। तब डोलुओ कॉन्टिनेंट पर वूटोंग और मैं अनगिनत मुश्किलों से गुजरकर आखिर एक साथ आए थे। एक समय ऐसा भी था जब मुझे लगा कि मैं उसे खो दूंगा। उसी गहरे दुख और तड़प के बीच मैंने 3 तरह की सोल स्किल्स बनाई थीं। डुलुओ कॉन्टिनेंट पर हम इन्हें सोल स्किल्स कहते हैं, और मेरा भी मानना है कि ये मेरी आत्मा से ही निकली शक्तियां हैं। इसलिए गॉड रेल्म में आकर भी मैं इन्हें यही नाम देता हूं। ये 3 डिवाइन स्किल्स वूतों के लिए मेरे प्रेम और मेरे न चाहते हुए बिछड़ाव को दर्शाती हैं। उस समय उसने अपना नाम बदलकर वंग डोंगर रखा था, इसलिए मेरी ये 3 सोल स्किल कहलाती हैं। हाउडोंग के 3 जू, गॉड ऑफ इमोशंस का चेहरा शांत था और उसकी आंखें स्थिर थीं। वह बहुत हल्की आवाज में बोल रहा था, जैसे अपने किसी सबसे करीबी दोस्त को कुछ समझा रहा हो। लेकिन उसके शरीर के चारों ओर फैली घनी धुंध उसके बोलते बोलते और गाढ़ी होती जा रही थी। उसके पीछे मौजूद 7 रिंगों की रोशनी भी बदलने लगी और इतनी घनी हो गई कि साफ दिखना मुश्किल हो गया। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने शांत स्वर में कहा, तो तुम हाउडोंग की इन 3 स्किल्स से मेरा सामना करने वाले हो? गॉड ऑफ इमोशंस ने चुपचाप सिर हिलाया। पहले मैं हाउडोंग की ये 3 स्किल्स इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं पहले ही वुटोंग के साथ था और मेरी मनस्थिति पहले जैसी नहीं रही थी। लेकिन अब शायद मुझे उससे अलग होना पड़े। शायद वह मर भी जाए। इसलिए मुझे लगता है कि अब मैं गॉड रेल्म में फिर से हाउडोंग की 3 स्किल्स बना सकता हूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। जैसे ही उसके मुंह से कृपया मार्गदर्शन दें शब्द निकले, वहां मौजूद लगभग सभी देवताओं का दिल हल्का सा कांप गया। गॉड ऑफ इमोशंस को देखने की उनकी नजर भी बदल गई। गॉड ऑफ इमोशंस ने अपनी आंखें थोड़ी संकरी कीं। उनमें तेज चमक उभरी, लेकिन उसके चेहरे पर मौजूद उदासी और गहरी हो गई। वह अचानक मुड़ा और गॉडेस ऑफ लाइफ की बाहों में सोई बटरफ्लाई गॉड यानी टैंग वूटोंग की ओर देखा। लेकिन उसका शरीर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की दिशा में उड़ने लगा। उसकी गति ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन इस पल उसके पीछे धीरे धीरे परछाइयां उभरने लगीं। कुल 7 परछाइयां थीं और हर एक का रूप अलग था। सबसे आगे एक स्त्री थी जिसने सफेद लंबा वस्त्र पहना हुआ था। उसका स्वभाव ठंडा और घमंडी था, चेहरा बेहद सुंदर लेकिन उतना ही ठंडा। उसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद थी और उससे गहरी उदासी झलक रही थी। यह गॉड ऑफ इमोशंस के 7 स्पिरिट गॉड्स में से स्नो एम्परर थी। यह स्नो एम्परर असल में डुलुओ कॉन्टिनेंट की आइस स्काई स्नो गर्ल थी और एक बेहद शक्तिशाली अस्तित्व बन चुकी थी। बाद में संयोग से वह गॉड ऑफ इमोशंस की सोल बनी। गॉड रेल्म में आरोहण के बाद वह स्वयं एक गॉड में बदल गई। स्नो एम्परर के पीछे हरे वस्त्र पहने एक और स्त्री थी। वह आइस एम्परर थी, जिसने कभी स्नो एम्परर के साथ मिलकर आइस एंड स्नो एम्परर्स का गर्व दिखाया था। वह आइस जेड एम्परर स्कॉर्पियन का अवतार थी और वह गुस्से की भावना का प्रतिनिधित्व करती थी। आसमान में एक अष्टकोणीय पत्तियों वाली बर्फीली नीली घास तैर रही थी। यह ऑक्टैगनल आइस ग्रास थी जो खुशी की भावना का प्रतीक थी। उसके पास ही एक विशाल आइस बेयर हवा में मौजूद था, आइस बेयर किंग। उसका नाम श्याओबाई था, जो आनंद और मस्ती की भावना का प्रतिनिधित्व करता था। एक एकल आंख वाला प्राणी जिससे अजीब और दुष्ट चमक निकल रही थी। यह ईविल आई टायरेंट था और यह नफरत की भावना दर्शाता था। एक सुंदर मरमेड प्रिंसेस भी थी, जिसके शरीर से कोमल स्पिरिचुअल तरंगें निकल रही थीं, लेकिन उसके पीछे गहरी अंधकारमय आभा थी। वह घृणा की भावना का प्रतिनिधित्व करती थी। आखिर में एक अजीब सा बड़ा कीट था। उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह सफेद था, लेकिन उस पर 10 सुनहरी धारियां थीं। वह आइस सिल्कवर्म जाति से था। संयोग से वह 10,000 साल पुराने काले बर्फ के मज्जा में सो गया था और उसने लाखों साल की साधना प्राप्त कर ली।
उसने खुद को टियनमेंग आइस सिल्कवर्म कहा। जब गॉड ऑफ इमोशंस डुलुओ कॉन्टिनेंट पर बहुत कमजोर था, तब उसी की मदद से वह धीरे धीरे मजबूत बना और आखिरकार गॉड बना। वह प्रेम की भावना का प्रतिनिधित्व करता था। खुशी, गुस्सा, दुख, प्रेम और नफरत, सातों भावनाएं एक साथ प्रकट हुईं और एक साथ प्रचंड विचारों को फैलाने लगीं। उन सभी की नजर गॉड ऑफ इमोशंस पर टिकी हुई थी। इस समय अपनी अपनी भावना के अलावा सबके चेहरे पर गहरी उदासी थी। जब गॉड ऑफ इमोशंस ने अपनी गॉड फ्लेम प्रज्वलित की, तब वे बिछड़ने के दर्द से भर उठे। वे सभी अब गॉड्स थे, और अगर गॉड ऑफ इमोशंस चाहे तो वे अलग अलग भी अस्तित्व में रह सकते थे। यानी अगर गॉड ऑफ इमोशंस मर भी जाए तो उन पर सीधा असर नहीं पड़ेगा। फिर भी उन सभी का गॉड ऑफ इमोशंस से गहरा संबंध था। ईविल आई टायरेंट को छोड़कर, जिसने विशेष परिस्थितियों में गॉड ऑफ इमोशंस से विलय किया था, बाकी सभी की उसके साथ गहरी दोस्ती थी। वे कैसे चाहते कि गॉड ऑफ इमोशंस इस तरह अपने जीवन के अंत की ओर बढ़े। इसलिए अब वे बस यही कर सकते थे कि गॉड ऑफ इमोशंस को इस संकट से उबरने में मदद करें। केवल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हराकर ही यह संभव था। सभी की एकजुट इच्छा से बेहद शक्तिशाली विचारों की लहरें फैलने लगीं। इन विचारों के प्रभाव से गॉड ऑफ इमोशंस की आभा और भी ज्यादा चमकने लगी। 7 रिंगों का प्रकाश तेजी से चमक उठा और उनके ऊपर 2 हल्के धुंधले शून्य जैसे हेलो उभरते दिखाई दिए। उसमें सुप्रीम गॉड की गरिमा की झलक आने लगी। यह दृश्य देखकर एलिमेंटल गॉड्स और ओरिजिनल सिन गॉड्स दोनों की आंखें फैल गईं। तभी उन्हें समझ आया कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने क्यों कहा था कि गॉड ऑफ इमोशंस में सुप्रीम गॉड बनने की बुनियाद मौजूद है। पहले, चाहे डिवाइन पनिशमेंट फॉर्मेशन में ओरिजिनल सिन गॉड्स की शक्ति कितनी भी बढ़ा दी जाए, 7 ओरिजिनल सिन गॉड्स की शक्ति बस उनकी 7 रिंगों तक ही सीमित रहती थी। आगे बढ़ने का कोई संकेत नहीं था। लेकिन गॉड ऑफ इमोशंस के साथ जो हो रहा था, वह बिल्कुल अलग था। यह गॉड के उत्थान की बुनियाद थी, और वही चीज थी जिसे सभी गॉड्स सबसे ज्यादा पाना चाहते थे। गॉड रेल्म के विस्तार के लिए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को इतना समर्थन मिलने की एक बड़ी वजह यही थी। गॉड रेल्म का विस्तार होगा तो ज्यादा हाई लेवल गॉड्स की जरूरत पड़ेगी, और साधारण गॉड्स भी मजबूत हो पाएंगे। जिनके पास कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं था, उनमें भी प्रमोशन की संभावना पैदा होगी। इन्हीं फायदों के कारण इतने सारे गॉड्स ने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का समर्थन किया। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने हल्की सी भौहें सिकोड़ लीं जब उसने गॉड ऑफ इमोशंस को अपनी ओर उड़ते हुए देखा। गॉड ऑफ इमोशंस से निकल रही डिवाइन पावर की तरंगें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए कुछ भी नहीं थीं। वह इस पीढ़ी का सबसे वरिष्ठ गॉड किंग था। भले ही गॉड ऑफ इमोशंस अपनी गॉड फ्लेम जला रहा हो, फिर भी डिवाइन पावर के स्तर पर दोनों के बीच एक ऐसी खाई थी जिसे पार करना नामुमकिन था। लेकिन गॉड ऑफ इमोशंस से निकल रही गहरी उदासी फिर भी उस पर कुछ न कुछ असर डाल रही थी। एक सुप्रीम गॉड की भावनाओं को प्रभावित कर पाना अपने आप में बड़ी बात थी, और सुप्रीम गॉड की भावनाएं विनाशकारी विचारों से भरी होती हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस समय गॉड ऑफ इमोशंस की भावनात्मक और आत्मिक तरंगें कितनी प्रचंड थीं। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने अचानक हाथ उठाया और हवा में एक झूठा सा पाल्म दबाया। उसके सामने 3 मीटर व्यास का एक विशाल बैंगनी काला प्रकाश गोला प्रकट हुआ। यह गोला पूरी तरह बैंगनी काला था। उससे उदास और भयावह रोशनी निकल रही थी, जैसे उसमें विनाश का तूफान दबाकर भरा गया हो। गॉड ऑफ इमोशंस की आंखों में दुख झलक रहा था। उसने दृढ़ता से बटरफ्लाई गॉड यानी टैंग वूटोंग से नजरें हटाईं और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ओर देखा। उसी पल उसकी दाहिनी मुट्ठी भी आगे बढ़ गई। इस क्षण उसके दिल में गहरी बेचैनी और तड़प उमड़ आई। वह टैंग वूटोंग के साथ बिताए हर पल को याद करने लगा। डुलुओ कॉन्टिनेंट पर बटरफ्लाई गॉडेस ने पुरुष का भेष धारण किया था और उसकी रूममेट बन गई थी। दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाइयां लड़ी और हर मुश्किल को पार किया। प्यार का रास्ता कभी सीधा नहीं रहा, जीवन और मृत्यु के अनुभवों से भरा रहा। आखिरकार देवताओं के रूप में पुनर्मिलन हुआ और वे पति पत्नी बने। ये सारी यादें गॉड ऑफ इमोशंस के दिल से उमड़ पड़ीं और सबसे शुद्ध लॉन्गिंग और प्रेम में बदल गईं। हाओडोंग्स 3 स्किल्स फर्स्ट फॉर्म सीडोंग फिस्ट विचार झरने की तरह बह पड़े। इस एक मुक्के में दुनिया में कोई बदलाव नहीं हुआ, बस अंतहीन चाहत मौजूद थी। नरम सुनहरी रोशनी ऐसे फैली जैसे कोई अपने प्रिय के चेहरे को थामना चाहता हो। उस रोशनी ने बहुत कोमलता से टंग वूटोंग के चेहरे को छुआ। भले ही जुदाई एक पल की हो, दिल की लॉन्गिंग हमेशा के लिए होती है। सिडोंग फिस्ट के साथ
विचार झरने की तरह फूट पड़े, जिसे याद किया जाता है वह एक पल भी है और अनंत भी। अनंत का एक क्षण, समय की स्मृति, बेहद भावनात्मक। पतंगे की तरह आग की ओर बढ़ते हुए गॉड ऑफ इमोशंस अपनी अत्यंत शक्तिशाली गॉड फ्लेम के साथ उस भयावह बैंगनी काले विनाश में जा टकराया। जैसे ही वह उसमें घुसा, उसका पूरा शरीर मानो चीर दिया गया हो। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की डिस्ट्रक्टिव विल कितनी भयानक है, यह वहां मौजूद सभी देवता भली भांति जानते थे। गॉडेस ऑफ लाइफ भौहें सिकोड़े बिना नहीं रह सकीं। उनकी आंखें गॉड ऑफ इमोशंस पर जमी थीं। बटरफ्लाई गॉड के लिए वह पहले ही अपराध बोध से भरी हुई थीं। अगर गॉड ऑफ इमोशंस की मृत्यु गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के हाथों हुई, तो यह दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी। बूम! अगले ही पल जबरदस्त विस्फोट हुआ। विस्फोट से ठीक पहले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की रक्त लाल आंखों में साफ तौर पर एक पल का भ्रम और जड़ता दिखाई दी। उस हालात में विनाश का तूफान बैंगनी काले टॉर्नेडो में बदल गया और आसमान में उठ गया। उसी विनाशकारी टॉर्नेडो से एक आकृति उछलकर बाहर आ गई। वह सच में बाहर निकल आया। आइस गॉड ने सामने का दृश्य देखकर अविश्वास से कहा। जब गॉड ऑफ इमोशंस उस विनाश के गोले में घुसा था, तब सभी को लगा था कि उसका अंत हो गया और वह हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। लेकिन किसने सोचा था कि केवल एक पल में गॉड ऑफ इमोशंस जबरदस्ती उस डिस्ट्रक्शन स्फीयर को तोड़कर बाहर निकल आएगा। यह तो फर्स्ट लेवल गॉड्स भी नहीं कर सकते थे। वह डिस्ट्रक्शन लाइट देखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन वह गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की मूल डिस्ट्रक्टिव इंटेंट से बनी थी। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चाहे कितना भी घमंडी हो, दुश्मन के सामने वह कभी लापरवाह नहीं होता। गॉड ऑफ इमोशंस का शरीर हवा में तेजी से घूम रहा था, मानो तूफान के भंवर में फंसा हो। लेकिन उससे निकल रही भावनात्मक तरंगें और भी मजबूत होती जा रही थीं। उसके पीछे मौजूद सातों गॉड्स स्थिर थे और हर एक पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट हो गया था। लड़ाई देख रहे फर्स्ट लेवल गॉड्स ये अच्छी तरह जानते थे कि जब ये सात गॉड्स पूरी तरह से बन जाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि उन्होंने गॉड ऑफ इमोशंस से अपना संपर्क पूरी तरह से काट लिया है। इसका अर्थ यही था कि गॉड ऑफ इमोशंस इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा हो चुका है। इसी पल एक तलवार की रोशनी आसमान में उठी। यह 7 रंगों की थी, लेकिन यह एलिमेंटल स्ट्रिपिंग नाइफ की रोशनी नहीं थी। सातों रंग आपस में गूंथे हुए थे, जैसे तुम मुझ में हो और मैं तुम में। हर रंग में एक अजीब सी बनावट थी और उसमें तीव्र भावनाएं भरी हुई थीं। यह तलवार रोशनी दिल दहला देने वाली थी और गॉड ऑफ इमोशंस की भावनात्मक आवाज गूंज उठी। सेकंड फॉर्म, नियान डोंग सोर्ड। नेवर फॉरगेट यादें एक बहुत रहस्यमयी चीज होती हैं। अतीत की हर बात उसकी आत्मा में गहराई से बस चुकी थी। गॉड रेल्म में बिताए इन दिनों में वह हमेशा साथ थे। चाहे जिंदगी कितनी भी साधारण क्यों न हो, उनके लिए वह सबसे मीठी थी। वह गुलाबी नीले बाल, गुलाबी नीली आंखें, वह चौंका देने वाला चेहरा, अनंत कोमलता। हर मिनट, हर सेकंड उसके दिल में उतरती जा रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। गॉड ऑफ इमोशंस मानो फिर से डुलुओ कॉन्टिनेंट के उन दिनों में लौट गया जब वह और बटरफ्लाई गॉड साथ थे। उस समय मैं सच में बहुत बेवकूफ था। कोई आश्चर्य नहीं कि बाद में उसने मुझे बेवकूफ कहा। क्या ही बेवकूफ था मैं। मेरे पास हमेशा इतनी सुंदर और अद्भुत स्त्री मौजूद थी और मुझे पता ही नहीं चला। मैं उसे एक पुरुष और एक दोस्त समझता रहा। डुलुओ कॉन्टिनेंट की श्रेक एकेडमी में सी गॉड लेक के किनारे, सी गॉड लेक और शंघाई डिवाइन फेट ब्लाइंड डेट कॉन्फ्रेंस के दौरान वह एक लंबी ड्रेस पहनकर मेरी ओर चली आई। जैसे ही उसने उसका असली रूप देखा, वह सच में जैसे मूर्ख बन गया। एक ऐसा मूर्ख जो सिर्फ उसी का था। आसमान में एक तेज रोशनी चमकी और लगातार विचारों में डूबी हुई वह अजीब इमोशनल सोड हवा को चीरती हुई आगे बढ़ गई। आसमान में ऐसा लगा जैसे 7 रंगों वाली बिजली गिर पड़ी हो। जो डिस्ट्रक्टिव टॉर्नेडो ऊपर उठा हुआ था, वह अचानक कट गया, दोनों ओर बिखर गया और ढह गया। और वह 7 रंगों वाली तलवार की रोशनी सीधे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सिर के ऊपर आकर गिरी। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पूरी तरह सुन्न सा लग रहा था। उसने तलवार को गिरने दिया। उसका शरीर हल्का सा कांपा। 7 रंगों की लाइट सेबर बैंगनी काले रंग में बदल गई और फिर धीरे धीरे टूटती हुई नष्ट होकर शून्य में बदल गई। सुप्रीम गॉड आखिर सुप्रीम गॉड ही होता है। भले ही गॉड ऑफ इमोशंस ने अपनी ताकत का सिर्फ कुछ हिस्सा ही लगाया हो, उसके सामने वह अभी भी केवल एक फर्स्ट लेवल गॉड ही था। लेकिन इस पल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन खुद ही समझ पा रहा था कि वह क्या महसूस कर रहा है।
गॉड ऑफ इमोशंस का हमला और डिवाइन पावर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके, लेकिन उस हमले के भीतर छिपी भावना फिर भी उसे प्रभावित कर गई। गॉड रेल्म में ऐसा एक ही व्यक्ति था जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के मन को हिला सकता था, उसकी पत्नी, गॉडेस ऑफ लाइफ। डोंगक्वान और दोंगजियान को याद करते हुए उन दो झटकों के साथ लॉन्गिंग की भावना गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की सोल वर्ल्ड में दिल को चीर देने वाली लहर की तरह उमड़ पड़ी। भले ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की कॉन्शियसनेस गहरी खाई और जेल जैसी शक्तिशाली हो, इस पल वह भी प्रभावित हो गया। गॉड ऑफ इमोशंस की कॉन्शियसनेस गॉड रेल्म के देवताओं में बेहद शक्तिशाली मानी जाती थी। जब वह अभी डुलवो कॉन्टिनेंट पर था, तब वह अपनी जबरदस्त मेंटल पावर के लिए मशहूर था। इस समय जब उसकी मेंटल पावर पूरी तरह खुल चुकी थी, गॉड की ज्वाला में जलते हुए अपनी भावनाओं को आग बनाकर अपने विचारों को चरम तक पहुंचा रहा था, तो फिर वह गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को कैसे प्रभावित न करता। मिस, लगता है किसी को याद करने की यह भावना मेरे दिल में बहुत लंबे समय बाद आई है। पहली बार किसी को मिस करना, वह कब था? गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कुछ पल के लिए खो गया। शायद वह तब था जब उसने मुझे देखकर मुस्कुराया था। हाँ, उसी वक्त। उसकी मुस्कान सच में बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर। मुझे उसके साथ रहने का एहसास बहुत अच्छा लगता था। सिर्फ उसी के साथ रहने पर मेरे दिल में उठने वाले डिस्ट्रक्टिव विचार थोड़ा शांत हो जाते थे। सिर्फ उसी के साथ मैं जीवन का अर्थ महसूस कर पाता था। मैंने उसे तब बहुत मिस किया था, इसलिए बाद में मैं उसे ढूंढने गया, उसे ढूंढने। आखिरकार मैं उसे देख पाया। उसे देख पाना बहुत अच्छा था, वाकई बहुत अच्छा। उसने कहा, मुझे शाओलू कहकर बुलाओ और मैं तुम्हें शाओजी कहूंगी। जो नाम पहले मुझे मजाकिया लगते, वही नाम जब उसके मुंह से निकले तो इतने गर्मजोशी भरे क्यों लगने लगे। लिटिल ग्रीन, कितना प्यारा नाम है, सच में बहुत प्यारा। बाद में वह मेरी लिटिल ग्रीन बन गई और मैं आखिरकार उसके साथ दिन रात रहने लगा। उसके लिए मैं अपने दिल के डिस्ट्रक्शन को छोड़ने के लिए भी तैयार था। वह मेरी प्यारी पत्नी है। इस पल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की लाल आंखें बेहद कोमल हो गईं, पानी जैसी कोमल। उसकी आंखों में गॉडेस ऑफ लाइफ की छवि साफ झलक रही थी। जैसे कुछ महसूस कर लिया हो, उसी समय गॉडेस ऑफ लाइफ ने उसकी ओर नजर डाली। उसकी लाल आंखों को देखकर उसकी आंखें भी बेहद नरम हो गईं। वह भी सुप्रीम गॉड है। उसे अच्छी तरह पता था कि इस वक्त गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गॉड ऑफ इमोशंस की भावनाओं से प्रभावित हुआ है, लेकिन इसी पल उसका दिल सबसे ज्यादा साफ था। वह मेरे बारे में सोच रहा है, जिसे वह मिस कर रहा है वह मैं ही हूं। साओजी, वह बेवकूफ शाओजी। उस समय जब वह मेरे पास आया, वह मेरे सामने खड़ा होकर बस मुझे बेवकूफों की तरह देखता रहा, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। जब मैंने उससे पूछा कि तुम यहां क्यों आए हो, तो उसने बस इतना कहा कि वह मुझे देखने आया है। वह कितना मूर्ख लग रहा था, इतना मूर्ख। वह डिस्ट्रक्शन का प्रतिनिधित्व करता है जो सब कुछ मिटा देता है, लेकिन मेरे सामने उसका डिस्ट्रक्शन बिखर जाता है। मुझे उसका डिस्ट्रक्शन बिखरते हुए देखना पसंद है, क्योंकि सिर्फ उसी वक्त मैं उसकी सबसे सच्ची भावनाएं महसूस कर पाती हूं। डिस्ट्रक्शन केवल क्रिएशन का उल्टा नहीं होता, बल्कि नई शुरुआत का पहला कदम भी होता है। मैंने उसे मुझे शाओलू कहने दिया और मैं उसके सोल पर डिस्ट्रक्शन के प्रभाव को कम करने में उसकी मदद करना चाहती थी। मुझे लगा था वह इस नाम पर हंसेगा, लेकिन वह तो बहुत खुश लग रहा था। उस पल उसकी डरावनी लाल आंखें बेहद नरम हो गई थीं। शायद उसी नजर ने मेरा दिल जीत लिया था। गॉडेस ऑफ लाइफ दूर खड़े गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को स्नेह से देख रही थी। चाहे वह पागल हो या दबंग, चाहे उसमें ताकत की तीव्र इच्छा हो, फिर भी वह मेरा लिटिल पर्पल ही है। मुझे सबसे ज्यादा शाओजी से प्यार है, और जिसे वह प्यार करता है वह शाओलू है। गॉडेस ऑफ लाइफ ने बहुत हल्की आवाज में खुद से कहा, शाओजी, और इसी समय आसमान बदलने लगा। गॉड ऑफ इमोशंस की आंखें 7 रंगों में बदल चुकी थीं और उसके माथे पर एक वर्टिकल आई खुल चुका था। काली और सफेद रोशनी आपस में उलझती हुई उसकी दोनों हथेलियों पर अलग अलग अंकित हो गई। जब उसने दोनों हथेलियां एक साथ आगे बढ़ाईं, तो 7 रंगों की रोशनी में उसका पूरा शरीर काले और सफेद रंग में बदल गया। इस पल हर एक गॉड के दिल में डर की भावना पैदा हो गई थी, यहां तक कि गॉडेस ऑफ लाइफ भी इसका अपवाद नहीं थी। तीसरा रूप, हाओडोंग पाल्म, फॉर लाइफ एंड लाइफ। दोनों हथेलियां आगे बढ़ाते हुए गॉड ऑफ इमोशंस की आंखों में बटरफ्लाई गॉड की परछाई दिखाई देने लगी। उसके चेहरे पर मुस्कान और भी कोमल हो गई, जैसे वह टंग वूतों का हाथ थामे हुए जीवन के बाद जीवन, पुनर्जन्म के रास्ते पर उसके साथ चल रहा हो। हाओडोंग पाल्म,
हाउडोंग की 3 यूनिक स्किल्स में से आखिरी चाल, काला और सफेद रंग, उसकी हेवन डिफाइंग मैजिकल स्किल्स थे। वह इन्हें डुलुओ कॉन्टिनेंट की दुनिया से साथ लाया था। गॉड रेल्म में आने के बाद सी गॉड की मदद से उसने अपने अस्तित्व को और भी ऊंचे स्तर तक पहुंचा दिया था। इस समय उसके सिर के पीछे मौजूद 7 रिंग लाइट व्हील के ऊपर जो 2 प्रकाश वलय पहले धुंधले थे, वे अब पूरी तरह ठोस हो चुके थे, एक काला और दूसरा सफेद। वह सच में सुप्रीम गॉड की शक्ति को छू चुका था, भले ही वह सिर्फ थोड़े समय के लिए ही क्यों ना हो। फिर भी यह बेहद डरावना था। सिर्फ इस वार की ताकत ही इस समय काफी लग रही थी, क्योंकि इसी वक्त गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अब भी अपने ही विचारों में डूबा हुआ था। आत्मा का हरण, किस्मत की मृत्यु, काले और सफेद, इन 2 रंगों का यही अर्थ था। यह एक ऐसा भयानक अस्तित्व था जो कुछ समय के लिए डिवाइन पावर और कॉन्शियसनेस की रक्षा को निष्क्रिय कर सकता था। इन दोनों मैजिकल स्किल्स की सब्लिमेशन पूरी करने के बाद गॉड ऑफ इमोशंस ने इन्हें कभी इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि न तो कभी ऐसा मौका मिला और न ही उसकी मौजूदा कल्टीवेशन लेवल पर वह इन्हें पूरी तरह इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन इस पल, अपने सामने खड़े गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को देखते हुए, मौत के इस हालात में उसने आखिरकार इन्हें इस्तेमाल कर लिया। वह जानता था कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हराए बिना इस दुनिया की किस्मत नहीं बदली जा सकती। इसी समय अचानक एक आवाज गूंजी, स्याओजी। लंबे समय से लॉन्गिंग की अवस्था में डूबा हुआ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अचानक होश में आया। उसकी नजर दूर खड़ी उन हरी आंखों पर पड़ी जो चिंता से भरी हुई थीं। लिटिल ग्रीन, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने बुदबुदाते हुए कहा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी आ गई। वह अब भी मुझे याद करती है, अब भी उसके दिल में मैं हूं। वह मुस्कुराया और अपने हाथ उठाकर गॉड ऑफ इमोशंस की काली सफेद हथेलियों का सामना करने लगा। पुफ! जिस जोरदार धमाके की सभी को उम्मीद थी, वह नहीं हुआ। उसकी जगह एक हल्की सी आवाज गूंजी। गॉड ऑफ इमोशंस के शरीर के चारों ओर फैली घनी हवा एक पल में ही बुझ गई। काले और सफेद रंग गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के शरीर में समा गए और थोड़े समय के लिए उसे भी उसी रंग में बदल दिया। लेकिन बस इतना ही हुआ। इसके बाद आने वाली 7 रंगों वाली शक्ति एक शक्तिशाली बैंगनी काली लाइट कर्टन द्वारा पूरी तरह रोक दी गई और वह गॉडेस ऑफ लाइफ की ओर लौट गई। गॉड ऑफ इमोशंस हैरान रह गया। उसके शरीर में जल रही फ्लेम ऑफ गॉड ऐसे बुझ गई जैसे कभी थी ही नहीं। हालांकि एक पल में ही पूरे शरीर में गहरी कमजोरी फैल गई, लेकिन डिवाइन सोल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। न ही वह नष्ट हुई और न ही जली। उसने सुप्रीम गॉड की शक्ति से मेरे द्वारा जलाई गई फ्लेम ऑफ गॉड को बुझा दिया और मेरी सारी बाहर निकली डिवाइन पावर को दोबारा मेरे ही शरीर में दबा दिया, लेकिन मुझे मारा नहीं। जब गॉडेस ऑफ लाइफ ने वे 2 शब्द पुकारे, उसी पल गॉड ऑफ इमोशंस समझ गया कि वह हार चुका है। सिर्फ उसी स्थिति में, जब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भावनाओं में डूबा हुआ हो, तभी उसे हराया जा सकता था। एक बार जब वह जाग गया, तो एक फर्स्ट लेवल गॉड और एक असली सुप्रीम गॉड के बीच का अंतर आसमान और जमीन जितना था। उस पल गॉड ऑफ इमोशंस ने जो महसूस किया, वह निराशा थी। उसे लगा कि सब खत्म हो गया है, उसका जीवन अब यहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन यह निराशा सिर्फ एक पल की थी। अगले ही पल वह फिर से गॉडेस ऑफ लाइफ के पास पहुंच चुका था। मुझे माफ करना, गॉडेस ऑफ लाइफ ने धीरे से कहा और अपना दाहिना हाथ गॉड ऑफ इमोशंस की पीठ पर रख दिया। उसके शरीर के भीतर जैसे कुछ जल उठा हो। जीवन की शक्तिशाली सांस एक पल में ही ऊंचाई तक पहुंच गई। गॉड ऑफ इमोशंस को सिर्फ इतना महसूस हुआ कि अभी अभी खर्च हुई उसकी डिवाइन पावर जीवन की उस प्रबल शक्ति के असर से फूटते हुए झरने की तरह वापस लौट रही थी और उसका शरीर भी सामान्य हो गया। गॉडेस ऑफ लाइफ ने अपनी बाहों में मौजूद बटरफ्लाई गॉड को उसकी ओर लौटाते हुए धीरे से कहा, कभी भी अपने प्रिय को मत छोड़ना, चाहे वजह कुछ भी हो। झूठ उसे धोखा नहीं दे सकता। अगर तुम सच में इस दुनिया को छोड़ दोगे, तो इस दुनिया में वह भी नहीं बचेगी। यह कहते हुए गॉडेस ऑफ लाइफ ने धीरे से मुड़कर सामने खड़े फर्स्ट लेवल गॉड्स को झुककर प्रणाम किया। मुझे आप सभी से माफी है। ये 5 शब्द कहने के बाद वह शांति से ऊपर उठी और उल्टी दिशा में उड़ते हुए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ओर चली गई। उनके चेहरे पर पछतावा था, लेकिन आंखों में खुशी और प्रेम साफ झलक रहा था। गॉड ऑफ इमोशंस खाली नजरों से चाओलू को चाओजी की बाहों में लौटते देखता रहा और दोनों सुप्रीम गॉड को एक दूसरे को कसकर गले लगाते हुए देखता रहा। इस पल उसके दिल में निराशा नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा एहसास था। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए उसके मन में जो बुरा भाव था, वह काफी हद तक कम हो चुका था। गॉड ऑफ लाइफ की वह पुकार
निश्चित रूप से गॉड ऑफ इमोशंस के आखिरी वार को रोक गई थी, लेकिन उसी ने उसकी जान भी बचाई थी। अगर वह वार सच में लग जाता तो संभव है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन घायल हो जाता और यह लड़ाई हार जाता। लेकिन जिसने फ्लेम ऑफ गॉड को पूरी तरह जला डाला था, वह गॉड ऑफ इमोशंस उस हालात में निश्चित रूप से मर जाता। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की डिस्ट्रक्टिव थॉट्स का पलटवार और ऊपर से अपनी ही फ्लेम ऑफ गॉड को जरूरत से ज्यादा जला देना, यह सब मिलकर उसे इस दुनिया से पूरी तरह मिटाने के लिए काफी था। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और आने वाले नए एपिसोड के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।